नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के बेसिक सीखेंगे। अगर आपने इससे पहले आफ्टर इफेक्ट्स का कभी इस्तेमाल नहीं किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप आफ्टर इफेक्ट्स को ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करते ही सबसे पहले आपको इसकी विंडोज़ दिखाई देंगी। एक बार हम इस पर नज़र डाल लेते हैं कि ये कौन कौन से पैनल हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल है जिसमें हमारी सारी फाइल्स जैसे ऑडियो फाइल या वीडियो या फिर हमारी जो कॉम्पोजिशन जो उसके अंदर बनी होंगी वो सब इसमें आएंगी। अब घबराइए नहीं, मैं ठीक से आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके बाद ये हमारी टाइमलाइन है जिसमें हमारी लेयर्स वगैरह सब चीज़ें आएंगी और जिसमें हम स्केल, एनिमेशन सब कुछ हम यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी कॉम्पोजिशन विंडो है जिसमें हमारा प्रीव्यू होगा। जो भी हम इफेक्ट वगैरह बनाएंगे हर एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी। साथ में ये राइट की तरफ हमारे कुछ पैनल्स दिए गए हैं जिन पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का 2021 वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप पुराना वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से दिखाई देंगी। खैर, अगर आपको इसमें से किसी भी पैनल को बंद करना है तो इस 3 लाइनों पर क्लिक करें और क्लोज पैनल पर क्लिक कर दीजिए। ये बहुत सारे पैनल हैं जो कि आप क्लिक करके खोल सकते हैं। अगर कुछ बंद करना है तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ पैनल्स बंद कर देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको किस तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे हमारी ये इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट वाला पैनल है, अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँगा और अगर मैं इसको वापस यहाँ पे फिर से लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा विंडोज़ और यहाँ पे इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पे जाना पड़ेगा और ये पैनल अपने आप यहाँ पे खुल जाएगा। ऐसे ही हम सारे के सारे पैनल अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई पैनल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो कि मैं आने वाली वीडियोज़ में अपनी दिखाऊंगा तो आप विंडोज़ में जाके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कैरेक्टर, पैराग्राफ सब कुछ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इनकी एजेस पे जाएंगे तो आप इन्हें पकड़ के पैनल को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट्स में जो क्रिएट करते हैं उसे हम कॉम्पोजिशन बोलते हैं। इसमें वीडियो की जगह एक एक कॉम्पोजिशन बनाई जाती है जिसे कि हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि हम यहाँ से क्लिक करें, दूसरा ऑप्शन है कि हम इस आइकन पे क्लिक करें और तीसरा ऑप्शन है कि हम कॉम्पोजिशन पे जाएं और न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करें। आप शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि Ctrl+N है। क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा न्यू कॉम्पोजिशन का ऑप्शन दिया गया है तो मैं इस पर ही क्लिक करूँगा और मेरी कॉम्पोजिशन वाली विंडो खुल जाएगी। अब ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा जो कि हम वीडियो का बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन का नाम ले लेते हैं, जैसे मैं इसको बोलता हूँ ट्यूटोरियल। उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट दिया गया है जिस पे आप क्लिक करके अपना प्रीसेट जो भी आप वीडियो फ्रेम बनाना चाहते हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप NTSC, HD वीडियो या फिर अल्ट्रा HD भी यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूं कि मैं हमेशा कस्टम पे जाऊं और उसके बाद जो मेरा रेजोल्यूशन है जो कि फ़िलहाल मैं 1920x1080 इस्तेमाल कर रहा हूं उसको यूज़ करूं। एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे पिक्सल एस्पेक्ट रेशो दिया गया है, इसे आप स्क्वायर पिक्सल रखें ताकि जो हमारी वीडियो है वो इसी एस्पेक्ट रेशो में आए। अगर आप इसे चेंज कर देंगे तो हमारा एस्पेक्ट रेशो भी चेंज हो जाएगा जो कि एक तरह से टेक्निकली सही नहीं है। मैं स्क्वायर पिक्सल ले लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे फ्रेम रेट दिया गया है। आप इस एरो पे क्लिक करके फ्रेम रेट को चेंज कर सकते हैं। आप 29.97 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं या फिर 60 FPS ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी मशीन कितनी पावरफुल है। अगर आपको इसकी विड्थ या हाइट चेंज करनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और नया रेजोल्यूशन डाल देना है। अगर मैं 2048 करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरी हाइट अपने आप ही बढ़ रही है। अगर मैं इसे अनचेक कर दूंगा और अब मैं इसका रेजोल्यूशन चेंज करता हूँ, मैं फिर से 1920 कर लेता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरी हाइट नहीं बढ़ी, इस बार सिर्फ विड्थ बढ़ी है। चलिए मैं हाइट को चेंज कर देता हूँ 1080। तो ये हमारा रेजोल्यूशन हो गया। ये हमारी फ्रेम रेट हो गई। हमारी जो भी वीडियो बनेगी वो इस रेजोल्यूशन की और इस फ्रेम रेट की बनेगी। मैं फ्रेम रेट को 30 कर देता हूँ। 29.97 देखने में थोड़ा अजीब लगता है। और उसके बाद यहाँ पे आता है ड्यूरेशन का ऑप्शन। ड्यूरेशन जो भी आपकी लेंथ रहेगी वीडियो की वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप 30 सेकंड ले रहे हैं तो 30 सेकंड कीजिए।
अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो सबसे पहली जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है वो है फ्रेम्स, उसके बाद है सेकंड, फिर मिनट और फिर उसके बाद घंटे का ऑप्शन दिया गया है। चलिए मैं इसको एक 50 सेकंड की कंपोजिशन बना लेता हूँ। मेरी ड्यूरेशन 50 सेकंड है और बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। अभी हम इसमें बाकी कुछ चीज़ें नहीं देखेंगे, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आपको ओके करना है और ये हमारी एक कंपोजिशन बन गई है। अगर आप इस प्ले हेड को, इसे हम प्ले हेड बोलते हैं, अगर इसे मूव करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारा टाइम यहाँ से चेंज हो रहा है, साथ ही हमारा टाइम यहाँ से भी चेंज हो रहा है। जब हम इसको प्ले करेंगे तो हमारा एनिमेशन यहाँ से प्ले होगा और उसके हिसाब से ही यहाँ पे टाइम चेंज होगा। तो जैसा हमने यहाँ पे 50 सेकंड की ड्यूरेशन ली थी, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 50 सेकंड तक यहाँ पे दिखा रहा है। आपकी लेयर यहाँ पे आएंगी और आपका जो प्ले होगा वो सब कुछ यहाँ पे प्ले होगा। जो भी रिजल्ट उसका दिखेगा इस कॉम्पोजिशन विंडो में दिखेगा। तो चलिए हम सबसे पहले सीखते हैं कि फाइलें कैसे इंपोर्ट की जाती है इसमें। तो इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाएं। यहाँ से फाइल, मल्टीपल फाइल या जो भी आप ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डबल क्लिक करें और सेम आपका जो फोल्डर है, जो भी आपको फाइलें लेनी है वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वीडियो है और उसका रेजोल्यूशन और फ्रेम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लेना है तो उसके लिए मैं वीडियो को सिलेक्ट करूँगा। चलिए मैंने ये वाली वीडियो सेलेक्ट की है, वीडियो 02, और इंपोर्ट पे क्लिक कर दूँगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरी जो विड्थ और हाइट है वो है 1920 बाई 1080 और मेरा जो टाइम है वो यहाँ पे 20.18 सेकंड दिया हुआ है, मतलब 20 सेकंड और 18 फ्रेम, और जो फ्रेम रेट है वो 25। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसी डायमेंशन, इसी लेंथ और इसी फ्रेम रेट की एक कंपोजिशन लूँ, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन करने की जगह अगर मैं अपनी वीडियो को सीधा यहाँ से उठाऊँ और इस कंपोजिशन वाले आइकन पे ड्रॉप कर दूँ तो अपने आप ही सेम डायमेंशन की एक कंपोजिशन क्रिएट कर देगा और इसकी ड्यूरेशन वगैरह सब सेम होगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं या फिर इसको चेंज करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपको इस कंपोजिशन को सिलेक्ट करना है। फिर कंपोजिशन में जाने के बाद कंपोजिशन सेटिंग पे जाना है और यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेम रेट 25 ना रख के 30 रखें तो आप 30 कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ड्यूरेशन मेरी 20 सेकंड काफ़ी ज़्यादा है तो आप इसकी वैल्यू चेंज करके 10 सेकंड या फिर जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। अब मैंने ओके किया और अब जो मेरी ड्यूरेशन है वो 10 सेकंड है। अगर आप इस प्ले हेड को ड्रैग करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी वीडियो प्ले हो रही है। अगर आप स्पेस बार दबाते हैं तो भी मेरी वीडियो प्ले होगी। अगर आप नम पैड पे 0 प्रेस करते हैं तब मेरी वीडियो शुरुआत से प्ले होगी। और ये दरअसल रैम प्रीव्यू होता है जो कि रैम के ऊपर लोड करके आपका जो एनिमेशन है उसको प्ले करता है। आपने अभी इसमें वीडियो डाल दी है, तो अभी हम देखते हैं कि इसमें एनिमेशन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी टूल दिए गए हैं जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें वीडियो को सिलेक्ट करना है और ये एरो दी गई है। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो में ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टीज़ आपको दिख जाएंगी। आप फिर से क्लिक करें और ये सब आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ये लेयर सपोर्ट करती है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें हल्का सा जूम वाला इफेक्ट डालूँ तो जूम वाला इफेक्ट हम डाल सकते हैं स्केल से। स्केल का मतलब है कि हम इस वीडियो को, इस फ्रेम को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। तो आपको स्केल वाला लगाना है और स्केल की वैल्यू चेंज करनी है। देखिए ये मेरा स्केल हो चुका है। हमारा जो पहले जो फ्रेम था वो ये था और हमारा जो अभी वाला जो फ्रेम है ऐसा कुछ था। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये थोड़ा इस तरह से स्केल ना होके धीरे धीरे स्केल हो। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल क्या करूँगा, की फ्रेम्स। तो की फ्रेम्स लगाने इसमें बहुत आसान है। चलिए पहले मैं Ctrl+Z कर देता हूँ ताकि मैं एक्चुअल वाले साइज़ पे रहूँ। तो Ctrl+Z करने के बाद ये एक स्टेप बैक हो जाएगा और अब मैं इसको शुरुआत के फ्रेम से, मतलब मैं चाहूँगा कि मैं 0 सेकंड से लेके अगले 5 सेकंड तक ये जूम होता रहे, ये स्केल होता रहे। तो उसके लिए मुझे की फ्रेम लगाने के लिए मैं सबसे पहले जहाँ पे मुझे अपना पहला की फ्रेम लगाना है उस पोजीशन पे जाना है और फिर आपको हर एक प्रॉपर्टी के सामने ये एक स्टॉप वॉच का आइकन दिख रहा होगा।
अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक डायमंड टाइप की शेप यहाँ पे आ चुकी है। ये दरअसल एक की फ्रेम है, लेकिन ये अभी भी काम नहीं कर रहा। इसको काम करने के लिए ज़रूरत है कि हम एक दूसरा की फ्रेम भी डालें। उदाहरण के तौर पे अगर मान लो आपको बस से कहीं जाना है, मान लेते हैं कि आप दिल्ली से देहरादून जाते हैं, तो आपको पहले बताना पड़ेगा ड्राइवर को कि आप दिल्ली में हैं और आपको देहरादून जाना है। तो आपने उसको 2 डायरेक्शन दी है, दिल्ली से देहरादून की। सेम उसी तरह आपको इसको बताना है कि इसकी जो पहली जो वैल्यू थी वो 100 है, और जो मैं दूसरी जो वैल्यू करना चाहता हूँ वो मैं 120 के आसपास की करना चाहता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डायमंड शेप ये रही, एक डायमंड शेप ये रही, मतलब हमारे 2 की फ्रेम यहाँ पे लग चुके हैं। अब मैं शुरुआत में जाता हूँ और इसको नमपैड 0 से प्ले करता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे प्ले हो रहा है। हल्का सा जूम वाला इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। काफ़ी आसान है ना। स्केल के साथ साथ हम यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रोटेशन हो गया, ओपेसिटी हो गया, पोजीशन हो गया, या फिर एंकर पॉइंट हो गया। मैं आपको एक बार रोटेशन इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। मेरा जो पहला फ्रेम है वो मैं, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्ले हेड जहाँ पे भी होगा, इसे हम प्ले हेड या फिर करंट टाइम इंडिकेटर बोलते हैं, ये जहाँ पर भी होगा। और अगर आप यहाँ पे कोई की फ्रेम लगाते हैं तो ये उसी पोजीशन पर होगा। अगर आपको लगता है कि आपने की फ्रेम गलत जगह पे लगा दिया तो आप इसे उठा के मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल इससे चिपक के मूव हो तो आप शिफ्ट दबाएं और ये बिल्कुल चिपक जाएगा। ये आप देख रहे हैं, मैं इसको यहाँ तक एज तक लेके भी नहीं जा रहा, फिर भी ये एज पे चिपक रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे और सेम टू सेम यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने रोटेशन वाला की फ्रेम पहला यहाँ पे लगा दिया, और दूसरा उसके बाद मैं इस 5 सेकंड वाली पोजीशन पे जाता हूँ और रोटेशन हल्की सी ऐड कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं। अगर मैं ज़्यादा ऐड करूँगा तो मुझे यहाँ पे कट दिखने लगेगा। मैं 6 डिग्री कर लेता हूँ, शायद आप नोटिस भी ना कर पाए, पर देखते हैं। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से डाला और ये फ्रेम अब इस तरह से मूव कर रहा है। सेम इसी तरह से आप पोजीशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जूम होते टाइम इस कप पे ना जाए, इस जगह पे जाए, तो आप पोजीशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एंकर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। अभी जो इमेज यहाँ पे स्केल हो रही है वो ये सेंटर पॉइंट मान के हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये इस वाली जगह से मूव ना हो तो उसके लिए आपको इसका एंकर पॉइंट या फिर सेंटर पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा टूल्स में। ये रहा टूल्स, और यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है पेन बिहाइंड या फिर एंकर टूल। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इसको उठाऊंगा और इस तरफ कोने में डाल दूंगा। अब अगर मैं इस चीज़ को प्ले करके देखता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ हमारी स्टिल रहेगी और बाकी सब चीज़ रोटेट और स्केल हो रही है। ये देखिए, यहाँ से ये कट चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये कहीं और मूव हो, मान लो इसकी घड़ी पे आप देखना चाहते हैं, तो अब वो घड़ी वाले सेक्शन से ही मूव होगा। ठीक है, चलिए मैं एक की फ्रेम हटा देता हूँ। की फ्रेम हटाने के लिए आप की फ्रेम को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर दोबारा से इस स्टॉप वॉच पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपका ये सारे का सारा की फ्रेम होंगे वो हट जाएंगे। आइए अब हम एक बार देख लेते हैं कि टेक्स्ट वगैरह कैसे एनिमेट कर सकते हैं और दूसरी चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको एक लेयर क्रिएट करनी है, एक ब्लैंक लेयर क्रिएट करनी है, इसमें सॉलिड कहा जाता है उसे, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, और यहाँ पे आपके जो भी ऑप्शन है टेक्स्ट, सॉलिड, लाइट, कैमरा, नल, ऑब्जेक्ट, शेप लेयर, एडजस्टमेंट लेयर, काफ़ी सारी लेयर यहाँ पे दी गई हैं। आप अगर टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना होगा। मैंने टेक्स्ट लिया और आपको यहाँ पे शायद दिख रहा होगा कि एक रेड कलर की लाइन आ गई है। इस रेड लाइन का मतलब है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ उसका नाम मोशन स्किल, और ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अब टेक्स्ट में से निकलने के लिए मुझे कंट्रोल प्लस एंटर दबाना होगा।
या फिर अगर आप Ctrl+Enter नहीं दबाना चाहते तो आप सीधा जाके मूव टूल ले लीजिए, वो अपने आप टेक्स्ट टूल में से निकल जाएगा। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप शॉर्टकट पे जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी काम अपना ख़त्म कर पाएंगे। अब मैंने टेक्स्ट तो यहाँ पे लगा दिया है, लेकिन मैं इसको चेंज कैसे करूँ? चेंज करने के लिए मुझे कैरेक्टर विंडो पे जाना पड़ेगा। कैरेक्टर और पैराग्राफ दोनों को मिला के मैं अपना टेक्स्ट अच्छा कर सकता हूँ। अगर आपकी ये कैरेक्टर विंडो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपको विंडोज़ पे जाना है और कैरेक्टर और साथ में पैराग्राफ दोनों को सिलेक्ट करना है। अभी विंडो ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ताकि मैं इसको खोल पाऊँ लेयर को, और यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। मेरा जो फेवरेट फ़ॉन्ट है उसका नाम है तितलियम। मैंने तितलियम लिया और इसकी जो फैमिली है और स्टाइल जो है इसका इटैलिक, बोल्ड, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। अब मैंने बोल्ड लिया है, लेकिन टेक्स्ट काफ़ी छोटा है। इसको बड़ा करने के लिए मैंने इसके जो साइज़ है वो मैंने इंक्रीज़ कर दिया 36 पिक्सल। लेकिन अभी ये टेक्स्ट मेरा सेंटर में नहीं है। सेंटर में रखने के लिए मैं इसे ऐसे मूव कर सकता हूँ, या फिर इस तरह से मूव करना सेफ़ नहीं है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये सेंटर में है भी या नहीं, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा अलाइन टूल का। अलाइन पे गया और इसको ऐसे करके अलाइन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मैंने किया और ये अलाइन हो चुका है। अब आपका टेक्स्ट सेंटर में है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इस टेक्स्ट को हल्का फुल्का एनिमेट कर सकते हैं। हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में काफ़ी अच्छे तरीके से टेक्स्ट एनिमेशन बनाना, लोगो डिज़ाइन करना, या फिर स्लाइड शो, वीडियो इफेक्ट, VFX वगैरह सब कुछ हम सीखेंगे। तो फिलहाल मैं इस लेयर को हाइड करना चाहता हूँ। आपने देखा कि मेरी जो फर्स्ट जो वीडियो थी वो यहाँ पर है, और जो मैंने अभी टेक्स्ट ऐड किया वो मेरे ऊपर आया। इनका ऑर्डर भी मैटर करता है। अगर ये टेक्स्ट लेयर मेरी नीचे हुई तो आप देख नहीं पाएंगे कि हमारे टेक्स्ट यहाँ पे है। टेक्स्ट अगर ऊपर होगा तो ही विजिबल होगा। सेम टू सेम दूसरी चीज़ों के साथ ऐसा होगा। अगर आपकी फ़ोटो है और आप फोटो के ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपको लेयर टेक्स्ट जो है वो उसके ऊपर रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस वाली लेयर को हाइड करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे इस आई आइकन पे क्लिक करना होगा। इससे मैं किसी भी लेयर को शो कर सकता हूँ या फिर हाइड कर सकता हूँ। अब ये मेरा टेक्स्ट है। अगर मैं इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहूँगा तो मुझे कैरेक्टर वाली विंडो पे जाना है और यहाँ से कलर चूज़ करना है। अगर आप मान लो कि आप येलो कुछ लेना चाहते हैं या फिर हल्का सा ऑरेंज शेड लेना चाहते हैं तो कलर चेंज करके ओके कीजिए और ये आपका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप इसे कैप्स में करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आप कैप्स में कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक या फिर स्मॉल कैप, हर एक चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से ऑप्शन चूज़ ना करके सिर्फ कैप्स के अलावा यहाँ से कोई ऑप्शन चूज़ ना करें, आप फैमिलीज चेंज करें। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये स्केल में इसको करूँ, मोशन को। तो सेम टू सेम मुझे इसको ओपन करना है, यहाँ से एक्सपेंड करना है और ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आएगा। ये देखिए हमारी पुरानी जो वीडियो थी इसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन था, टेक्स्ट वाली में हमारे टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन से हम टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ये मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आज हम सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स के बेसिक पे नज़र डालेंगे, एडवांस काम आगे वाली वीडियो में। तो ट्रांसफॉर्म पे जाएं और यहाँ पे स्केल का आपको ऑप्शन दिया गया है। सेम टू सेम मैं पहले 0 वाले फ्रेम पे आता हूँ और स्केल लगा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट मेरा है वो छोटा होके बड़ा हो। तो मेरा टेक्स्ट पहले बड़ा है तो मैं इसकी फर्स्ट जो वैल्यू है वो मैं 0 कर देता हूँ। फिर 2 सेकंड बाद इसकी जो वैल्यू है मैं 100 कर देता हूँ। 100 मतलब है कि 100%, मतलब फुल साइज इसका। अगर मैं यहाँ पे इसको एनिमेट करूँगा, आप देख पा रहे हैं कि मेरा टेक्स्ट किस तरह से एनिमेट हो रहा है। इसका जो रीज़न है वो इस एंकर पॉइंट का है। हमारे एंकर पॉइंट सेंटर में नहीं है, इसकी वजह से ये सेंटर में से बड़ा नहीं हो रहा। तो अगर आप एंकर पॉइंट चेंज करना चाहते हैं तो आपको फिर से वही करना है, आपको पेन बिहाइंड टूल लेना है, उसके बाद एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है और सेंटर में अलाइन करना है। अलाइन करने के लिए आप कंट्रोल की दबाएं। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो आपको कमांड की दबाना है और ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अगर अब आप इसको देखेंगे तो ये इस तरह से मूव कर रहा है, लेकिन ये सेंटर में नहीं है, तो इसके लिए मुझे अलाइन जाके इसको सेंटर में डालना पड़ेगा। अगर अब हम प्ले करते हैं
तो ये मेरा पहला टेक्स्ट एनिमेशन है। अगर मैं इसको फास्ट करना चाहता हूँ तो मुझे की फ्रेम को पास लेके जाना पड़ेगा। इन दोनों की फ्रेम के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही स्लो या फिर फास्ट हमारा एनिमेशन होगा। अगर मेरा डिस्टेंस जो है वो 1 सेकंड का है तो मेरा एनिमेशन फास्ट होगा। अगर मैं डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देता हूँ, उदाहरण के तौर पे 3 सेकंड अगर मैं कर देता हूँ, तो इस टाइम पे मेरा जो एनिमेशन होगा वो काफ़ी स्लो होगा। वो 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक प्ले होगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप इसे फास्ट करना चाहते हैं या फिर स्लो। अगर मैं इसको 15 फ्रेम पे रखता हूँ और प्ले करता हूँ तो मेरा एनिमेशन काफ़ी फास्ट है। ठीक है, सेम उसी तरीके से आप इस पर रोटेशन डाल सकते हैं या फिर ओपेसिटी, इसको फेड इन फेड आउट कर सकते हैं, या फिर इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये चीज़ें खुद से ट्राई करें ताकि आप इनको अच्छे से सीख पाएँ। बस आपको की फ्रेम ऐड करना है और उसके बाद आप जो भी वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे वो की फ्रेम अपने आप ऐड हो जाएगा। चलिए मैं एक बार फिर से स्केल वाला ऑप्शन देख लेता हूँ। मैंने दोनों की फ्रेम डिलीट किए। अब मैं शुरुआत में गया, यहाँ पे मैंने स्केल पे फर्स्ट टाइम क्लिक किया और मेरा की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं अगर 2 सेकंड आगे जाता हूँ और स्केल की जो वैल्यू है वो मैं 0 कर देता हूँ, तो मेरा जो सेकंड की फ्रेम है वो अपने आप ही यहाँ पे आया है। आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम पे की फ्रेम लगाना है, सेकंड की फ्रेम ये अपने आप ले लेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे शेप वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं दोनों अपने जो लेयर है उनको डिलीट कर देता हूँ और फिर डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे टूल्स पे जाऊँगा और यहाँ पे एक बार मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ। ये हमारा मूव टूल है जिससे कि हम चीज़ें मूव कर सकते हैं। ये हमारा हैंड टूल है। हैंड टूल लेने के बाद हम अपने फ्रेम को मूव कर सकते हैं। इससे हमारी कोई चीज़ मूव नहीं होगी, हमारा सिर्फ फ्रेम मूव होगा। फिर यहाँ पे जूम टूल आता है, उससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जूम टूल का इस्तेमाल ना करके यहाँ से अपने फ्रेम को जूम या जूम आउट करें। आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप अपने माउस में स्क्रॉल व्हील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आपका फिट अप टू 100% हो ताकि आप पूरा का पूरा फ्रेम देख सकें। अब कभी कभी क्या होता है कि, चलिए मैं एक बार वीडियो डाल देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम जब वीडियो पे काम कर रहे होते हैं, एनिमेशन पे काम कर रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लेयर होने के बाद हमारा एनिमेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। हमारा जो प्रीव्यू वाला पार्ट है, सेक्शन है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये रेजोल्यूशन जो है ये हमारा कम कर देता है, जो कि सिर्फ प्रीव्यू में काम आएगा। असल में जब हम इस चीज़ को रेंडर करेंगे वो हाई क्वालिटी में ही होगा। तो अगर आपको लगता है कि आप एनिमेशन को देख नहीं पा रहे तो आप क्वालिटी को डाउन कर सकते हैं ताकि आप सिर्फ उसको प्ले करके देख सकें। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी डाउन हो गई है। अगर मैं हल्का सा जूम कर देता हूँ, मैं पहले मूव टूल लूँगा। मूव टूल का शॉर्टकट है V, और अगर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो हाथ है इसमें आप पिक्सल्स देख सकते हैं। अगर मैं क्वालिटी फुल करता हूँ तो आपको हाथ दिख रहा है। क्वालिटी खैर ये ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मैं पहले ही इसको जूम कर रहा हूँ। तो अगर मैं क्वार्टर करता हूँ तो और ज़्यादा बुरी क्वालिटी होगी, लेकिन ये तब काम आता है जब हम अपना एनिमेशन ठीक से नहीं देख पा रहे होते। ये आप हमारी आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो इसको फुल कर देते हैं और फिट अप टू 100%। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एनिमेशन करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमें एक शेप को क्रिएट करना पड़ेगा। शेप इसमें एक वेक्टर की तरह होती है, हम उसे जितना मर्जी स्केल करें वो ब्लर नहीं होती। अगर मैं इसको स्केल करके दिखाता हूँ तो आप देख पाएंगे, आप इंडिविजुअल पिक्सल्स को देख पा रहे हैं। तो शेप क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है टूल्स पे, और ये हमारा आता है रेक्टेंगल टूल। ये सारे के सारे हमारे शेप टूल हैं। इसके साथ ही हमारा जो पेन टूल है वो भी एक तरह से शेप टूल ही है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और एक एलिप्स टूल ले लूँगा। अगर आप इस पर क्लिक करके होल्ड करेंगे तो आप ये ऑप्शन देख पाएंगे। ये ऑप्शन आप तभी देख पाएंगे जब इनमें बाकी सारी चीज़ें हों। जैसे पेन टूल में है, अगर मैं इस पर क्लिक और होल्ड करता हूँ तो और भी मैं अलग टूल्स देख पाऊँगा। मैं रेक्टेंगल टूल पे जाता हूँ और एलिप्स टूल पे क्लिक कर देता हूँ। अब हो सकता है कि आपको ये ऑप्शन ना दिखाई दे। इसका रीज़न ये होगा कि आपकी ये जो लेयर है वो सिलेक्टेड होगी।
अगर आपकी लेयर सेलेक्टेड है तो ये अब एक मास्क की तरह काम करेगा। आप मेरे आइकन के साइड में देख पा रहे हैं कि ये एक बॉक्स के अंदर सर्कल है। इसका मतलब है कि ये एक शेप की जगह मास्क पे काम कर रहा है। तो शेप क्रिएट करने के लिए मुझे अपनी लेयर को अनसेलेक्ट करना होगा। तो अनसेलेक्ट करते ही यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। तो पहला ऑप्शन है फिल, दूसरा है स्ट्रोक। तो फिल से क्या होगा, अगर मैं कोई शेप क्रिएट करता हूँ, ये देखिए मैंने एक सर्कल क्रिएट किया और फिल मेरा जो भी है वो इसके अंदर का कलर है। अगर मैं इसको क्लिक करके दूसरा कलर डालूंगा तो यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके साइड में ये आउटलाइन है जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं। अगर मैं स्ट्रोक की जो विड्थ है उसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ, आप क्लिक करके वैल्यू चेंज कर सकते हैं या फिर आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसका जो स्ट्रोक का साइज़ है वो आप चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं स्ट्रोक वैल्यू अभी 0 कर देता हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए। और मैं सर्कल को एक बॉल एनिमेशन की तरह इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी नीचे वाली लेयर को हाइड कर देता हूँ। मैंने इसको हाइड कर दिया और मैं शेप को भी डिलीट कर देता हूँ। मैं एक फिर से राउंड सर्कल बनाऊँगा। तो मैं फिर से वही मैंने एलिप्स टूल लिया। मेरा फिल ग्रीन था, मैं इसको वाइट कर देता हूँ क्योंकि वाइट कलर थोड़ा ठीक दिखेगा। अब परफेक्ट राउंड शेप क्रिएट करने के लिए मुझे क्लिक और ड्रैग करना है। साथ ही अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये एक परफेक्ट राउंड सर्कल होगा। और इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये इस तरह से स्केल होगा। तो आपको जो भी इसका साइज़ चाहिए वो आप साइज़ लें और उसके बाद माउस क्लिक छोड़ दीजिए। ये आपका सर्कल बन चुका है। अब मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। तो चलिए इसे एक बॉल एनिमेशन का रूप देते हैं। बॉल एनिमेशन देने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट फ्रेम पे जाना होगा और मैं लेयर को रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के लिए इस पर राइट क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं या फिर आप एंटर प्रेस कर सकते हैं और आप आसानी से इसका नाम चेंज कर पाएंगे। मैं इसे बोलता हूँ बॉल और फिर से एंटर प्रेस करें, इसका नाम चेंज हो गया। नाम चेंज करने का मतलब सिर्फ ये है ताकि मैं ध्यान दे पाऊँ कि मेरी कौन सी लेयर है और जब मेरी मल्टीपल लेयर हो तो मैं आसानी से उस लेयर को पहचान सकूं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बॉल वाली लेयर बनाई है, कल को मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर बनाऊंगा तो मैं आसानी से बिना उनको ऑन ऑफ करे मैं पहचान पाऊंगा नाम देख के। तो बॉल एनिमेशन करने के लिए हमें इस पर कौन सा की फ्रेम डालना होगा, हमें इस पर डालना होगा पोजीशन वाला, क्योंकि हम इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अब अगर आपने स्कूल में कभी मैथ्स पढ़ी हो, मैंने नहीं पढ़ी, अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें ग्राफ वाला एक पार्ट आता था। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्राफ के 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स से हम इसको लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं, वाई से हम इसे ऊपर से नीचे कर सकते हैं। घबराइए नहीं, बस इतनी ही मैथ इसमें इस्तेमाल की जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब ये लेने के बाद मेरे पास जो बॉल है मैं उसमें ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन खोलता हूँ। सेम वही चीज़ मुझे यहाँ पे मिली है, स्केल, रोटेशन, पोजीशन, सब चीज़। तो मैं चाहूँगा कि मेरी जो बॉल है वो हल्का सा ऊपर हो। तो ऊपर करने के लिए मुझे इसकी वाई पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो पहली जो पोजीशन यहाँ पे होती है वो हमेशा एक्स होगी, दूसरी वाई होगी। तो क्योंकि मुझे इसको ऊपर से नीचे करना है तो मुझे इसकी वाई की जगह एक्स वाली पोजीशन को चेंज करना होगा। तो मैं अगर इसको नेगेटिव में करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर मैं इसको पॉजिटिव में करता हूँ तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो चलिए मैं अपनी पोजीशन है वो तकरीबन यहाँ तक ले लेता हूँ। अब उसके बाद मुझे पोजीशन के स्टॉप वॉच पे क्लिक करना है जिससे मैं की फ्रेम ऐड कर सकूँगा। उसके बाद 1 सेकंड पे जाना है और फिर से पोजीशन को इंक्रीज कर देना है जिससे एक तरह से बाउंस वाला इफेक्ट आएगा। अगर अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो ये एक बॉल है जो कि ऊपर से नीचे गिर रही है, जो कि काफ़ी बुरा एनिमेशन माना जाएगा। तो चलिए हम थोड़ी कोशिश करते हैं इसे थोड़ा सा ठीक करने की। तो अभी मैं सेकंड वाले की फ्रेम पे जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ इतना ही पार्ट प्ले हो, बाकी आगे की तरफ ना जाए। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे जाना है सेकंड की फ्रेम की पोजीशन पे और यहाँ से मैं ये जो वर्क एरिया एंड है इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो अभी जब मैं इसको प्ले करूँगा सिर्फ इतना पार्ट ही इसका प्ले होगा, इससे ज़्यादा नहीं।
आप इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है बी और एन। बी से हम स्टार्टिंग पॉइंट सेट कर सकते हैं और एन से हम एंड पॉइंट सेट कर सकते हैं। अब इसको प्ले कीजिए। थोड़ा स्लो एनिमेशन है तो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कि हम इसे ठीक कर पाए। तो अब मैं लूँगा मूव टूल। मूव टूल लेने के बाद मैं सबसे पहले इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर देता हूँ। और अगर गलती से कभी आपसे ये की फ्रेम मान लो गायब हो जाए, आपसे लेयर मिनिमाइज हो जाए, तो आप घबराइए नहीं। आपको सिर्फ लेयर को सिलेक्ट करना है और यू को प्रेस करना है। यू प्रेस करते ही आपकी जो की फ्रेम होंगे, जिस जिस लेयर पे आपके की फ्रेम अटैच होंगे, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अभी सिर्फ पोजीशन पे की फ्रेम है, तो मुझे सिर्फ पोजीशन वाली की फ्रेम दिखाई दे रहे हैं। मैं इन की फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, की फ्रेम असिस्टेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है F9 ईजी ईज करने के लिए। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो अब आप देखिए एनिमेशन थोड़ा कैसे होगा। हल्का सा ठीक तरीके से हुआ एनिमेशन। तो अभी से और अच्छा करने के लिए मैं हल्का सा एडवांस जा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। मैं उस क्वेश्चन के ऊपर या तो एक नई वीडियो बना दूंगा या फिर आपको कमेंट में ही रिप्लाई करके बता दूंगा। तो ये की फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद आपको ग्राफ एडिटर खोलना है। इसे हम ग्राफ एडिटर बोलते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम जो है इसकी जो स्पीड है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये कितनी तेज़ी से रुकेगा, कितनी तेज़ी से शुरू होगा, वो सब कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और एडिट स्पीड ग्राफ पे जाना है। फिर उसके बाद आपका ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये आपकी जो बॉल की जो स्पीड है वो डिफाइन करता है। यहाँ से हमारी बॉल धीरे से शुरू होती है और यहाँ से आराम से जाते हुए एकदम से तेज़ होके नीचे आ जाती है धीरे धीरे। अगर मैं इसको एंड की तरफ से इस तरीके से करता हूँ और एंड से इस तरीके से करता हूँ, तो अब देखिए मेरा एनिमेशन कैसा होगा। थोड़ा इस तरीके से एनिमेशन हुआ, लेकिन गड़बड़ ये हुई है कि ये बाउंस वाला इफेक्ट अभी भी नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है कि हमने सिर्फ इसे ऊपर से नीचे भेजा है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं भेजा। तो नीचे से ऊपर भेजने के लिए या तो मैं यहाँ पे फिर से कोई की फ्रेम डालूंगा या फिर मैं 2 सेकंड पे जाता हूँ, मेरा जो की फ्रेम है उसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल C या कमांड C और कमांड V या कंट्रोल V कर देता हूँ, जिससे वो की फ्रेम वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब जो वैल्यू मेरी फर्स्ट की फ्रेम पे थी वही सेम वैल्यू मेरी लास्ट की फ्रेम पे। अगर अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, पर ये बॉल वाला एनिमेशन अभी भी नहीं है। चलिए मैं इसको हल्का सा ना यहाँ से इसको टाइम चेंज कर देता हूँ। अब मैं फिर से ग्राफ एडिटर खोलूँगा और मुझे पता है कि बॉल जो हमारी आती है वो ऊपर आराम से जाती है, नीचे काफ़ी तेज़ होके फिर तेज़ जाके फिर आराम से धीरे हो जाती है। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि ये धीरे से आ रही है, तेज़ हो रही है। तो अब मैं करूँगा क्या, मैं इसको यहाँ से तेज़ कर दूँगा और यहाँ से उठा के इसको स्लो कर दूँगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये शायद एक ही है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली वीडियो में आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ग्राफ एडिटर के बेस पे आप काफ़ी अच्छे एनिमेशन बना सकते हैं, काफ़ी प्रोफेशनल दिखने वाले एनिमेशन बना सकते हैं। तो मैं इसे ऑफ करता हूँ। अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। ये देखिए, ये आपको बॉल एनिमेशन है। आप सिर्फ ग्राफ एडिटर के बेस पे ही इसमें अलग अलग तरीके के एनिमेशन डाल सकते हैं। जैसे अभी तो ये अगर मैं एनिमेशन प्ले करूँ, ये एक हल्की बॉल वाला एनिमेशन है। आप इसको हैवी बॉल वाला भी एनिमेशन दे सकते हैं सिर्फ ग्राफ एडिटर की वजह से। तो अभी जो मेरा जो कॉम्पोजिशन वाला जो फ्रेम रेट थी मेरी, वो मैं एक बार दिखाता हूँ। अगर मैं कॉम्पोजिशन सेटिंग पे जाता हूँ, मेरी फ्रेम रेट है 30। अगर मैं इसको 60 कर देता हूँ तो मेरा एनिमेशन काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए मेरा एनिमेशन काफ़ी स्मूथ हो गया। ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि इसमें हल्का सा मोशन ब्लर ऐड करूँगा, क्योंकि एक्चुअल में जो भी चीज़ मूव होती है उसमें हल्का फुल्का मोशन ब्लर ज़रूर होता है। तो मोशन ब्लर ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे स्विचेस का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके स्विच ऑप्शन नहीं आते तो आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी आप राइट क्लिक कर सकते हैं। फिर कॉलम में जाइएगा और यहाँ पे मोड्स, स्विचेस और पेरेंट, ये तीनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो आप स्विच ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। फिर उसके बाद ये जो पहला ऑप्शन है
यहाँ पे ये आपको मोशन ब्लर का ऑप्शन है। अगर आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये इसका नाम दिखा देगा, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ। और साथ ही अगर आप पुराना वर्ज़न यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ से क्लिक करना पड़ता था, लेकिन नए वाले वर्ज़न में जैसे ही आप ये मोशन ब्लर ऑन करेंगे तो अपने आप ये मोशन ब्लर सभी लेयर के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब मैं प्ले करता हूँ। अब यहाँ पे मोशन ब्लर है और ये काफ़ी स्मूथ दिख रहा है। अगर आप एनिमेशन फास्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको की फ्रेम को आसपास लाना पड़ेगा, लेकिन जब आप 2 की फ्रेम पे काम कर रहे हो तो आप की फ्रेम को ड्रैग करके पास ला सकते हो। जब आप मल्टीपल की फ्रेम पे काम कर रहे हो तो आपको सारे की फ्रेम सेलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, या फिर ऑप्शन अगर आप मैक यूज़ करते हैं, तो इनको आसपास लेके आ जाना ड्रैग करके। और मैं 1 सेकेंड पे इसको एंड कर देता हूँ, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा N। और अब मैं प्ले करता हूँ तो एनिमेशन हमारा काफ़ी फास्ट हो गया। आप इसे और फास्ट कर सकते हैं अगर आप की फ्रेम्स को और फास्ट ले आए। तो ये हमारा बेसिक एनिमेशन था। बाकी आगे के जो टूल्स हैं वो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। इसमें एक इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट वाला भी सेक्शन है जो कि काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जाता है। इससे आप लोगो एनिमेशन, काफ़ी अच्छे एनिमेशन, ट्रांजिशन, लोगो इंट्रोस वगैरह बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको बेसिक इस्तेमाल करना सिखा रहा था। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसे रेंडर कैसे करते हैं। रेंडर करने के लिए आपको फाइल पे जाना है, और फाइल पे जाने के बाद आपको एक्सपोर्ट पे जाना है। और आपके पास अगर एडोबी मीडिया एनकोडर इंस्टॉल्ड है तो ये ऑप्शन आपको दिखा देगा। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो ये या तो ग्रे होगा या फिर ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास इंस्टॉल नहीं है। आपको कंपोजिशन पे जाना है और ऐड टू रेंडर क्यू पे जाना है। कंट्रोल M इसका शॉर्टकट है, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, कंट्रोल M या कमांड M तब उसी कॉम्पोजिशन को रेंडर करेगा जो कॉम्पोजिशन आपने खोली हुई है। अगर आप मल्टीपल कॉम्पोजिशन यहाँ पे खोल के रखते हैं तो ये उसे ही रेंडर क्यू में ऐड करेगा। तो मेरा भी ये वाला एनिमेशन था। तो मैं इस कॉम्पोजिशन को खोलूँगा, फिर कॉम्पोजिशन पे जाऊँगा और ऐड टू रेंडर क्यू करूँगा। ये करने के बाद मेरी एक न्यू टैब खुली होगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है बेस्ट सेटिंग, लॉसलेस और नॉट येट स्पेसिफाइड, जो कि आपका फाइल नेम वगैरह यहाँ पे बताएगा। तो मैं आउटपुट मॉड्यूल को चेंज करता हूँ, मुझे लॉसलेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिखाएगा AVI। इसमें सब जो भी ऑप्शन लेंगे इन सब का साइज़ काफ़ी हैवी होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एडोबी मीडिया एनकोडर यूज़ करें जिसमें आपका साइज़ काफ़ी कम होगा। तो क्विक टाइम मैं चूज़ कर लेता हूँ और इसमें ऑप्शन अपने आप ये एनिमेशन का ले लेगा। आप एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं और फिर अगर आपको नीचे बटन नहीं दिखता तो आप विंडो को छोटा करके यहाँ से ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद वीडियो आउटपुट, ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो आपको चैनल दिया गया है वो RGB अल्फ़ा, RGB प्लस अल्फ़ा दिया गया है। RGB का मतलब है कि अगर इसमें कलर है, नॉर्मल वीडियो है, तो आप इसको RGB में यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। अगर आपकी जो वीडियो या फिर एनिमेशन है उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है तो आप उसको अल्फ़ा में रेंडर कर सकते हैं। लेकिन अल्फ़ा से अच्छा रेंडर करने से है आप इसको RGB प्लस अल्फ़ा में रेंडर करें, ताकि आपके कलर साथ में ट्रांसपेरेंसी दोनों की दोनों आपकी वीडियो के अंदर आए। तो मैं इसको RGB प्लस अल्फ़ा करता हूँ। और ऑडियो आउटपुट, मैं फ़िलहाल कोई ऑडियो ले नहीं रहा तो मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा। आप अगर ऑडियो ले रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे ऑन पे रखें। ऑटो वाले सेक्शन पे मैं भरोसा नहीं करता, मैं ऑन रखूँगा अगर मैं ऑडियो यूज़ कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं ऑडियो यूज़ नहीं कर रहा तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और उसके बाद मुझे ओके करना है। बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको रिसाइज़ का ऑप्शन दिया गया है, वो तभी आपके काम आएगा जब आप इसको या तो बड़ा करना चाहते हैं या फिर इसको छोटा करना चाहते हैं। तो मैं इसका साइज़ वगैरह चेंज नहीं करना चाहता तो मैं इसे अनचेक कर देता हूँ और फिर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मुझे इसको बताना है कि इसे कहाँ पे सेव करना है। तो मुझे आउटपुट 2 पे क्लिक करना है और आपकी जो भी लोकेशन है यहाँ पे आपको जाना है। चलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ बॉल एनिमेशन।
और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपको सीधा रेंडर पे क्लिक करना है और ये रेंडर हो जाएगा। तो ये हमारा काफ़ी छोटा सा एनिमेशन था जो कि काफ़ी जल्दी रेंडर हो गया। वहीं पे अगर ये जो हमारा एनिमेशन है थोड़ा सा बड़ा होता, ये मान के चलो कि 5 मिनट का होता या 10 मिनट का होता और उसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया होता, हमने काफ़ी हैवी टूल्स यूज़ किए होते, तो उस टाइम पे ये रेंडर होने में काफ़ी टाइम लेता। और ज़्यादातर केसेस में रेंडर होने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं i7 प्रोसेसर यूज़ करता हूँ और ग्राफिक कार्ड मेरा 4 GB का है। उसके बाद भी मुझे लोगो इंट्रो को रेंडर करने में करीब 10 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपका एनिमेशन किस तरह का है और उसी के हिसाब से आपका रेंडर टाइम लगेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में और भी एडवांस एनिमेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आप बेल आइकन को दबा दें ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिलूँगा जल्दी ही।